हाल ही में वित्त मंत्रालय की ओर से भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रहण को लेकर के कुछ डेटा जारी किया गया है। जो डेटा ये बताता है कि इस बार भारत में जो प्रत्यक्ष कर संग्रहण रहा है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी डेटा पर बात करेंगे, डेटा के इम्प्लीकेशन को समझेंगे और फिर इसका जो स्टैटिक पोर्शन हो सकता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर के बाद हम डेटा को समझेंगे, इसके बाद इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं उन पर बात करेंगे और इसके अलावा सरकार का राजस्व क्या होता है उस पर भी बात करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है उसको भी एक बार समझने की हम कोशिश करने वाले हैं। अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसे इंडियन इकोनॉमी, वृद्धि एवं विकास, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहां से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत की जाए इस पूरी खबर में जो डेटा वित्त मंत्रालय की ओर से सामने आया है। तो डेटा की अगर आप बात करें, बेसिकली डेटा में आपका वित्त मंत्रालय ने ये बताया है कि भारत में जो डेटा रहा है वो डेटा कंपेरेटिवली इस बार थोड़ा सा बेहतर रहा है। डेटा कितना रहा है तो डेटा ये बताता है कि इस बार हमारा इस बार बेसिकली अगर इस बार की हम बात करते हैं तो डेटा कहता है कि 2023-24 में अगर आप देखेंगे तो 2023-24 में हमारा जो प्रत्यक्ष कर संग्रहण था वो तकरीबन 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि पिछले साल की तुलना में तकरीबन 18% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। क्योंकि पिछले साल जो था हमारा कंपैरेटिवली कम था और इस साल ज्यादा रहा है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार के डेटा में निकल करके आई है वो ये है कि सरकार ने अपने बजट में इस बार के डायरेक्ट टैक्स का जो एस्टिमेट दिया था, जो टारगेट डिसाइड किया था, हमने उस टारगेट को भी ब्रीच कर दिया है। हमारा डायरेक्ट टैक्स जो है उस टारगेट से भी ज्यादा रहा है। अब इस डायरेक्ट टैक्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे सामने निकल करके आते हैं। जैसे उन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को अगर आप देखें तो इसमें जो सबसे पहली चीज निकल करके आती है कि ये डायरेक्ट टैक्स बढ़ा क्यों है। उसके कारणों पर अगर आप बात करें तो दो कारण यहाँ पर निकल करके आते हैं। सबसे पहला कारण है कि इसमें आपका जो इनकम टैक्स है यानी कि जो आयकर है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितनी बढ़ोतरी हुई है तो डेटा ये कहता है कि इस बार हमारे आयकर में जो बढ़ोतरी हुई है, हमारे जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें आयकर की जो हिस्सेदारी है वो आपका 50% से बढ़कर के 53 और 54% पर पहुंच गई है। बेसिकली 53% के आसपास पहुंच गई है। तो एक तो इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे सामने है। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि जो आपका सिक्योरिटीज पर ट्रांजैक्शन लगता है, तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एसटीटी भी कहते हैं, तो ये जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है इसमें भी आपका बढ़ोतरी हुई है। तकरीबन 10% की बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में इसमें भी आपको देखने को मिली है। तो इनकम टैक्स तो आप जानते ही हैं कि आपकी जो व्यक्तिगत आय है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको आप कहते हैं इनकम टैक्स यानी कि आयकर। और दूसरा टैक्स यहाँ पर है एसटीटी, ये है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर आप बात करें तो ये टैक्स बेसिकली आपका जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कन्वेंशनल स्टॉक को खरीदते हैं, वहां पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं वहां पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर अगर आप डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं या जैसे कि आप फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर आप जो टैक्स देते हैं, उस ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स में लगता है उस टैक्स को आप कहते हैं एसटीटी। और अगर आपने पिछले कुछ सालों में महसूस किया होगा तो भारत में जो शेयर मार्केट है उसको लेकर के लोगों में जो उत्साह है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उसमें भी खासतौर पर डेरिवेटिव्स के मामले में जो है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के मामले में लोगों में बहुत ज्यादा जो है उत्साह देखने को मिला है। बहुत सारे लोग इस तरफ जो है रुख कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये तो हमने बात की दो फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्टर और है, एक इंपॉर्टेंट डेटा और निकल करके आता है और वो ये है कि सरकार का डेटा कहता है कि एक तरफ तो हमारा जो इनकम टैक्स है और जो एसटीटी है ये बढ़े हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारा जो निगम कर है यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें आपको कमी देखने को मिली है। कितनी कमी आई है तो डेटा ये कहता है कि पहले हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो डायरेक्ट टैक्स में 49% की भूमिका अदा करता था, लेकिन अब ये जो हिस्सा है ये आपका 46% के आसपास आ गया है। तो ओवरऑल आपका इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, एसटीटी में बढ़ोतरी हुई है और आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वहां आपको कमी देखने को मिली है। तो ये डेटा सरकार की ओर से बेसिकली जारी किया गया है।
अब हमने डेटा की एक बार बात कर ली है। डेटा के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है वो ये है कि इस डेटा के निहितार्थ क्या हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो अगर आप इम्प्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आप इस डेटा के आधार पर सामान्य सा पैटर्न ये निकाल सकते हैं कि बेसिकली भारत में जो आपका प्रत्यक्ष कर है, उस प्रत्यक्ष कर में आयकर की जो हिस्सेदारी है, जो इनकम टैक्स की हिस्सेदारी है, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है उसकी हिस्सेदारी में कमी आई है। लेकिन अगर आप पिछले एक दशक का डेटा उठा करके देखेंगे, अगर आप 2010-11 का डेटा उठाएंगे तो वहां पर आपको ये पता चलेगा कि उस समय भारत में जो निगम कर हुआ करता था वो आयकर का लगभग दोगुना हुआ करता था। यानी कि बेसिकली अगर भारत में 100 रुपए निगम कर, अगर भारत में 100 रुपए आयकर से आते थे तो तकरीबन 200 रुपए कॉर्पोरेट टैक्स से आया करते थे, निगम कर से आया करते थे। लेकिन अभी पैटर्न क्या है? अभी पैटर्न यह है कि वर्तमान समय में आपका जो निगम कर है वो आयकर से कम हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने को मिली है। और इसके निहितार्थ क्या है? इसके निहितार्थ ये हैं कि भारतीय कंपनियों की तुलना में भारत के जो आम नागरिक हैं वो सरकार को ज्यादा राजस्व देते हैं। और अगर भारत में आप इनकम टैक्स का डेटा उठा करके देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि भारत में इनकम टैक्स वैसे तो जो एक लोअर मिडिल क्लास की सोसाइटी है वो इनकम टैक्स देती ही नहीं है, और जो अपर सोसाइटी है वो अपने टैक्स बचाने के तरीके जानती है। तो भारत में जो आयकर दाता हैं उनमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है वो मिडिल क्लास का रहता है। तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली सरकार की पॉलिसीज की वजह से मिडिल क्लास पर कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को जरूर मिला है, क्योंकि जो अपर सोसाइटी है वो बेसिकली आपका टैक्स में बहुत कम रोल प्ले करती है, और जो सबसे ज्यादा रोल प्ले किया जाता है वो आपका मिडिल क्लास की ओर से किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष यहाँ से निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमारा निगम कर इस वजह से भी कम हो रहा है क्योंकि सरकार ने निगम कर की जो दर थी 2019 में उसको घटा करके 30% से घटा करके 22% कर दिया था। तो इसकी वजह से भी पिछले कुछ सालों में निगम कर में आपको कमी देखने को मिल रही है। तो इसके आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बेसिकली सरकार जो है वो हमारे देश में कॉर्पोरेट इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। जो निवेशक हैं उन्हें आकर्षित करना चाहती है कि वो भारतीय बाजार में निवेश करें, वो भारतीय कंपनियों में निवेश करें। तो ये भारत के लिए एक फायदा हो सकता है। हालांकि सरकार को यहाँ पर यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो मिडिल क्लास है उस पर टैक्स का जो बोझ है, जो इनकम टैक्स का बोझ है, उस बोझ को कहीं ना कहीं कम किया जा सके। तो ये बेसिकली हमारे निहितार्थों की बात हुई। अब यहाँ पर सरकार के राजस्व को भी एक बार समझ लेते हैं। अगर हमने बात की तो सरकार का जो राजस्व है, जो बजट एक कैटेगरी होती है राजस्व की, रिसिप्ट की, उसको आप बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और इसके बाद आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो अगर सबसे पहले अगर आप कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, कैपिटल रिसिप्ट को समझने की कोशिश करें, तो कैपिटल रिसिप्ट या फिर पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वो प्राप्तियां होती हैं जिनकी वजह से या तो सरकार की संपत्ति में कमी आती है और या फिर सरकार की लायबिलिटी में बढ़ोतरी होती है, सरकार की जो देनदारियां हैं उसमें बढ़ोतरी होती है। तो दो शर्तें हैं, दोनों में से अगर कोई भी शर्त पूरी हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो प्राप्ति है वो आपका कैपिटल प्राप्ति हो जाती है, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति हो जाती है। कौन कौन सी शर्तें? पहली शर्त यह है कि या तो सरकार की जो एसेट है उसमें कमी आए, दूसरी शर्त यह है कि सरकार की जो लायबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी हो। तो मान लीजिए आप डिसइन्वेस्टमेंट का उदाहरण लेते हैं, यानी कि विनिवेश का उदाहरण लेते हैं। विनिवेश में क्या होता है, सरकार अपनी जो संपत्ति है उसको बेच देती है, तो इसकी वजह से सरकार को पैसे तो मिलते हैं लेकिन उस पैसे के परिणाम स्वरूप सरकार की जो संपत्ति है उसमें कमी आई है। तो इस पैसे को यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट को आप बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट की यानी कि पूंजीगत प्राप्तियों की कैटेगरी में शामिल करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर मौजूद है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती हैं जिनकी वजह से ना तो सरकार की संपत्ति कम होती है और ना ही सरकार के राजस्व में कमी आती है। इसके आगे चलकर दो कैटेगरी में इसको आप डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है आपका टैक्स रिवेन्यू और फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू। और नॉन टैक्स रिवेन्यू को भी आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है आपका डायरेक्ट टैक्स और फिर है इनडायरेक्ट टैक्स। इनके बीच में डिफरेंस की अगर आप बात करें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, तो बेसिक सा डिफरेंस यही होता है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो बेसिकली उसी व्यक्ति द्वारा पे किया जाता है जिस पर वो अधिरोपित होता है, जिस पर वो लागू किया जाता है। जबकि जब आप बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका जो बर्डन है वो शिफ्ट किया जा सकता है। मान लीजिए एक उदाहरण लीजिए एक पेन का, तो पेन बेसिकली मान लीजिए पेन जो है सरकार पेन पर टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है 10% की। तो जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, वो उस पर 10% का टैक्स लगा करके जो सरकार है उसको प्रदान कर देगा। इसके बाद वो उत्पादक जो है वो पेन की कीमत में उसी 10% को ऐड कर देगा और आगे उसको ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से जो अंतिम जो टैक्स पे किया जाता है वो कंज्यूमर की ओर से किया जाता है। तो यहाँ पर टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट हो गया।
इसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा बेसिकली जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो इन्फ्लेशन को कम करता है, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स की वजह से लोगों की खर्च करने की जो क्षमता है उसमें आपको कमी देखने को मिलती है। तो लोग जब कम खर्च करेंगे यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जब आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। इन्फ्लेशन को बढ़ाता इस वजह से है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज्यादा होगा तो लोगों को जो सामान है, जो लोग सामान खरीदने जाते हैं बाहर, उस सामान पर लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि ज्यादा पैसे बाजार में आएंगे। और जब ज्यादा पैसे यानी कि ज्यादा लिक्विडिटी बाजार में आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें टैक्स चोरी संभव होती है, इनडायरेक्ट टैक्स में चोरी संभव नहीं होती है, बहुत कम चोरी की जा सकती है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स को जिसको बेसिकली इसको प्राप्त करने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट खर्च करना पड़ता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स जो है खर्च नहीं होता है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स को आपका प्रोग्रेसिव टैक्स माना जाता है, यानी कि प्रगतिशील टैक्स माना जाता है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में अगर आप देखेंगे तो अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस होता है। अलग अलग स्लैब्स आपको देखने को मिलेंगे कि इतनी इनकम वाले लोग इतने टैक्स देंगे, उससे ज्यादा इनकम वाले लोग ज्यादा टैक्स देंगे, और जिनकी इनकम बहुत कम है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बेसिकली डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स में तो ये रिग्रेसिव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो अमीर को भी उतना ही देना पड़ता है और गरीब को भी उतना ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई भी डिस्टिंक्शन मौजूद नहीं है। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंस है आपको जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा करंट का सेगमेंट समाप्त होता है। अब अंत में बात हो जाए एक सवाल की। तो आज का हमारा सवाल है, आज आपसे पूछा गया है कि विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्व प्राप्ति, ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन सी कर राजस्व, या फिर ऑप्शन डी गैर कर राजस्व। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।